हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। तो स्वागत है आप सभी का एक नए टॉपर टॉस के एपिसोड में। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं, हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रशांत पाटिल सर, जिन्होंने इस बार एएफओ के एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लाए और इनका अभी पंजाब नेशनल बैंक में सिलेक्शन हुआ है। तो पिछले साल भी हमने वीडियोस बनाए थे, उसमें अच्छे खासे रिस्पॉन्स आए थे, बहुत सारे क्वेश्चंस भी आए थे। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से होके इन्होंने एएफओ जो है एग्जाम आपका, क्योंकि ज्यादातर सिलेबस बीएससी एग्रीकल्चर वालों का होता है, उसकी पढ़ाई करके इन्होंने उसमें सिलेक्शन लिया है। तो अभी रिजल्ट आया कल, और सर को सबसे पहले बधाई देना चाहते हैं हम सभी दर्शकों की तरफ से और अपनी तरफ से। और जो भी अब नवरात्रि भी शुरू हो चुकी है, तो आप सभी को नवरात्रि की भी बहुत सारी शुभकामनाएं। तो इस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे सर के एक्सपीरियंस के बारे में। जो भी स्टूडेंट बीएससी के अलावा दूसरे ब्रांच में हैं, जैसे जिनका केवल स्पेशली एक वन सब्जेक्ट होता है, उनके लिए भी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो कि बीएससी एग्रीकल्चर वाले हैं, आप किसी भी ईयर में हो, अगर आप एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए जाना चाहते हैं, इस एग्जाम में अपियर होना चाहते हैं और बैंकिंग वगैरह में सेक्टर में आप जॉब करना चाहते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। सर सारे एक्सपीरियंस के बारे में बताने वाले हैं। इन्होंने स्टार्टिंग कैसे किया था और प्री के लिए कैसे इन्होंने पढ़ाई की थी, क्या क्या रिसोर्सेज फॉलो किए थे सर ने, और मेंस के लिए कैसे पढ़ाई की थी, और इंटरव्यू में इनका क्या एक्सपीरियंस रहा है, सारे चीज़ों के बारे में जानेंगे बारी बारी से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से ये भी निवेदन है कि जो भी स्टूडेंट पहली बार चैनल पे आए हैं, वीडियो को हमारी पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले रिक्वेस्ट करेंगे प्रशांत सर से, सर थोड़ा सा आप अपने बारे में बता दीजिए। मैं राहुरी सेंट्रल कैंपस से पास आउट हूँ, 2015 बैच का हूँ और 2019 में मेरा मैं पास आउट हो गया उधर से। और अभी 2 साल से मैं प्रिपेयर कर रहा था एग्जाम के लिए। और मैं पहले तो कमर्शियल बैंकिंग के लिए प्रिपेयर किया और लास्ट 2 ईयर से 2 अटेम्प्ट दिया हूँ, तो वो एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के लिए किया था प्रिपरेशन। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि सर हमारे कॉलेज के हैं, हम पेरेंट जूनियर हैं इनके। जब ये 2019 में पास आउट हुए, उस टाइम पे कोविड वगैरह आ गया था, तो सर ने डिसीजन लिया कि बैंकिंग के सेक्टर में जाने का। और सर बहुत सारे अलग अलग एग्जाम में भी, मेंस के लिए भी अपियर हो चुके हैं। तो इन्होंने पिछले साल जब और भी रिजल्ट आए थे कॉलेज से, तो डिसाइड किया कि हमें एएफओ इस एग्जाम में अपियर होना चाहिए। तो शुरुआत करेंगे। सबसे पहले सर आप थोड़ा सा ये बता दीजिए कि आपने मूड कब बनाया, कि आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या था कि हमें एएफओ करना चाहिए, जबकि हमारे जो इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट में सिलेबस भी बिल्कुल नहीं है। और आपने स्टार्ट कैसे किया, मन कैसे आपने बनाया उसके लिए? पहली बात तो जैसा तेरा स्टीरियोटाइप है ना कि एएफओ के लिए सिर्फ बीएससी वाले स्टूडेंट को एडवांटेज मिलता है, तो लास्ट 2-3 ईयर से ये पैटर्न दिखाई दे रहा है कि अलाइड सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कर रहे हैं। तो वो भी एक मोटिवेशन था कि अलाइड सब्जेक्ट भी ऐड हो रहे हैं तो अपने को चांस होगा। दूसरी बात, एक फैमिली कंडीशन, फैमिली को फाइनेंशियल स्टेबल करना, वो भी एक मोटिवेशन रहा था। और एएफओ का ऐसा स्टेट पीएससी जैसा नहीं होता कि आपका अभी नोटिफिकेशन आया 3-4 साल बाद भी आपका ज्वाइनिंग हुआ। इस बार हर साल होता है और प्रोसीजर बहुत फास्ट होता है, इसलिए ये करियर ऑप्शन। जब मैं 2019 को पास आउट हुआ, उसके बाद पहला साल तो मेरा ये था कि अभी एग्रीकल्चर का तो नहीं देना है, कमर्शियल बैंकिंग पे जाना है। तो मैं कमर्शियल बैंकिंग के दे रहा था, कुछ मेंस क्लियर हो रहे थे। मैं आरबीआई असिस्टेंट का भी प्री क्लियर था, मेंस को था। फिर बाद में आईबीपीएस पीओ, आरआरबी पीओ, जो बैंकिंग के एग्जाम रहे थे, उसमें अच्छे से मेंस के लिए क्वालिफाई हो रहा था, पर मेंस क्वालिफाई नहीं हो रहा था। तो वो भी एक बात थी। तो इसलिए फर्स्ट अटेम्प्ट तो मैंने नहीं दिया था, जो 2019 का है, पास आउट हुए थे तब का। सेकंड अटेम्प्ट लास्ट ईयर दिया था, जिसमें मैं मेंस के लिए अपियर हुआ था, पर मेंस क्लियर नहीं हो पाया था आईबीपीएस एएफओ का। और इस बार दिया है इसका पूरा, यानी अभी क्वालिफाई तो हुई पीएनबी में। और इसका
शुरुआत मैंने सितंबर 7 अभी आज भी याद है 7 सितंबर को चालू किया था, जब मैं घर छोड़कर गया था। इधर इस्लामपुर नाम का एक शहर है उधर, जो मेरा ग्रुप है उनमें से उनके साथ गया था। तो पहले तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र का एक नोटिफिकेशन आया था एएफओ के लिए, तो तब सोचा था कि इसके लिए प्रिपेयर करेंगे स्पेशलिस्ट ऑफिसर के लिए। तो उसके वक्त तो थोड़ा अच्छा स्टडी हुआ था मेरा बैंक ऑफ महाराष्ट्र के एएफओ के लिए। तो उसके बाद मैंने सोचा कि चलो अभी इसी पे फोकस करते हैं। तो दिसंबर 26 तो प्री था एएफओ का, तो उसका प्रिपरेशन तो मेरा जनरल बैंकिंग की वजह से हुआ था, और सिर्फ मुझे फोकस करना था एग्रीकल्चर सब्जेक्ट पे। तो मैंने दिसंबर 30 तक पूरे कंसेप्ट क्लियर कर दे, पूरा बेसिक क्लियर किया। जनवरी में फुल रिवीजन कर लिए, और मुझे लगा कि उतना इनफ होगा। तो ये प्रोसीजर रहा था मेरा स्टडी का। ओके, जो स्टूडेंट अभी कॉलेजेस में है, तो सबसे बेस्ट क्या रहेगा, कौन सा ईयर रहता है कि अभी अगर एफ वगैरह करना है तो कौन से ईयर में सबसे बेस्ट रहेगा तैयारी शुरू करना? हाँ, वैसे एएफओ के लिए ज्यादा टाइम नहीं, टू बी ऑनेस्ट एएफओ के लिए ज्यादा टाइम नहीं लगता। एएफओ 4-5 मंथ का, अगर तुम फुल फोकस के साथ स्टडी कर रहे हो, फुल हार्ड वर्क ले रहे हो, तो ज्यादा वक्त नहीं लगता। 5 महीने का ही ये प्रोसीजर है। तो मुझे लगता है आप एंजॉय करो अपना बीटेक, अपना फाइनल ईयर, बाद में करो एग्जाम की तैयारी। अच्छा, और शायद लास्ट ईयर में आप उनको अलाउ नहीं करते हैं, एलिजिबल नहीं रहता एग्जाम के लिए, तो 1 साल इंतजार करना ही पड़ता है स्टूडेंट को। हाँ, 1 साल। और वैसे भी अभी डिग्री में क्या ही पढ़ लेते हैं, तो कुछ मालूम नहीं रहता, तो पढ़ते जो मिलता है वो पढ़ते हैं। अपने को स्टडी का प्रॉपर वे नहीं पता होता, तो पढ़ते ही है सब। उससे अच्छा तो डिग्री एंजॉय करना ही। और आपने बताया था कि आप मैक्सिमम सेल्फ स्टडी से इसकी पढ़ाई की थी। सर, आपने आपका थोड़ा मार्क्स बता सकते हैं कि कितने मार्क्स आपको मिले थे प्री में, मेंस में और इंटरव्यू में? ओके, मेरा मेंस में थे 36, जो कन्वर्ट होके 48 हो गए 1/3 से। फिर इंटरव्यू में 17 मार्क्स थे, तो 65 था, और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 62 गया था। तो इससे मेरा पीएनबी में हुआ। यस यस यस। तो अभी डायरेक्ट जंप करते हैं एग्जाम के स्ट्रेटजी पे। तो प्री के लिए सबसे पहले बात करेंगे सर कि मैक्सिमम स्टूडेंट, इस बार तो कट ऑफ काफी लो भी गया था, मैक्सिमम स्टूडेंट क्वालिफाई थे प्री में। तो उसके लिए आप थोड़ा सा बताइए, जो लोग भी सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं उनके लिए रिसोर्सेज बता दीजिए, और आपने कैसे स्टार्ट किया था उसके बारे में बता दीजिए। मैं पहले जनरल बैंकिंग किया था ना, तो जनरल बैंकिंग कैसे, हाँ, तो मुझे ज्यादा इवन दो 26 को एग्जाम था मेरा प्री का, तभी 24 को भी मैं एएफओ मेंस का ही पढ़ रहा था। तो इसके प्री के लिए मैं ज्यादा कुछ प्रिपेयर नहीं किया था। और प्री के लिए मेरे हिसाब से टेलीग्राम बेस्ट है। आपको जो भी मटेरियल चाहिए वो सब टेलीग्राम पे अवेलेबल होता है, तो ज्यादा ऐसे ढूंढने की या यही नोट चाहिए वही नोट चाहिए वो भी करने की जरूरत नहीं। प्री के लिए प्रीवियस ईयर के पेपर देख लो। और एक नया ट्रेंड आ गया है कि कट ऑफ नीचे जाएगा ये हर साल, अभी से प्री का। ज्यादा बच्चे आईबीपीएस लेगा मेंस को, उस मेंस में से भी ज्यादा बच्चे लेगा तो इंटरव्यू के लिए, और बाद में वो निकाल देते हैं पूरे। तो ओवरऑल कट ऑफ हाई नीचे जाएगा। हाँ, ओवरऑल कट ऑफ हाई डाल के नीचे बच्चे निकालते। तो पूरा क्रीम का लेयर होता है जो बच्चों का, तो वही लेते हैं वो। तो इसलिए प्री का ज्यादा फोकस मत करो, यानी फोकस करो, आपको क्वालिफाई तो होना ही पड़ेगा प्री, पर ज्यादा फोकस मेंस करो। तो एक इंग्लिश का भी प्रॉब्लम रहता है सर प्री में बहुत सारे स्टूडेंट को, तो आप उसके बारे में कैसे? हाँ, ये इंजीनियरिंग वालों को लिए इंग्लिश का ज्यादा प्रॉब्लम नहीं रहता। मुझे लगता है बीएससी वालों को जो होता है उनको प्रॉब्लम रहता है, क्योंकि उनका डिग्री थोड़ा लो या इसके लेवल पर रहता है, आराम से रहता है। इनको इंग्लिश ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं होती, और बच्चे आराम से डिग्री, तो हाँ, ज्यादा प्रैक्टिकल होती है वही थी। हाँ, तो इंग्लिश के लिए क्या हर रोज का न्यूज़पेपर पढ़ना जरूरी है? हाँ, न्यूज़पेपर रीडिंग हर रोज किया तो भी ऐसा एक्स्ट्रा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती।
और यस, कट ऑफ भी इंग्लिश का कम से कम कम ही लगता है, तो कम ही लगता है। उतना कट ऑफ क्लियर होने तक इतना पढ़ाई करे तो बस होता है। हम्म। तो अब डायरेक्टली मेंस पे जंप करते हैं। तो मेंस का जो पार्ट काफी इम्पोर्टेंट है, और आपने मतलब कि बीटेक का मैंने भी जो अपने सब्जेक्ट में देखा है, केवल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का सेक्शन है वो थोड़ा सा एएफओ में पूछा जाता है। तो अपने हाँ, ये जो अलग सब्जेक्ट थे, एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सॉइल साइंस वगैरह, ये कैसे आपने सर उसको रिमेम्बर किया, और उस कैसे आप रिवाइज करते थे, नोट्स कैसे बनाते थे उसके लिए, मेंस के लिए? मेंस का एक पीरियड अब सबका बन गया है। इवन दो मेरे साथ जो लड़के थे जो एएफओ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे, तो हम्म। वो भी उनका भी वैसा ही था कि एग्रीकल्चर इंजीनियर को नहीं लेते, ज्यादा हम्म। फोकस बीएससी वालों का है। पर अगर हम्म। आपने अपने हमें ट्रेंड देखा है एग्जाम का, तो ये हम्म। समझ में आता है कि 3-4 साल से अलाइड सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस है। तो हम्म। आईबीपीएस भी ये चाहता है कि वो अलाइड सब्जेक्ट से ज्यादा ले, इवन ना कि प्लेन बीएससी एग्रीकल्चर से। तो हम्म। वो एक मैटर रहता है कि बच्चों का वो स्टीरियोटाइप रहता है, और जो निगेटिव पीपल है वो तो क्या आपको नीचे खींचेगी, तो वो उसको ध्यान मत देकर देखो, सिर्फ अपने पढ़ाई पर ध्यान देना वो इम्पोर्टेंट है। हम्म। दूसरी इम्पोर्टेंट ये बात है कि आपका रिवीजन अच्छा होना चाहिए। रिवीजन से आपको नए फैक्ट नहीं पता होगा, पर हम्म। रिवीजन से आप इतना नॉलेज होगा, इतना नॉलेज का यूज करने का टैलेंट स्किल आ जाएगा कि आप एलिमिनेशन से बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर दे सकते हैं। यस, और यस। तीसरी बात है कि रिसोर्स अपने, जो मैंने पहले कहा, रिसोर्स अपने हम्म। कंफाइन रखो, उसमें से पढ़ो। हम्म। अलग अगर अलग क्वेश्चन आएगा तो सबके लिए आएगा, तुम्हारे लिए अकेले के लिए अलग क्वेश्चन नहीं लगेगा। यस, यस। जो मतलब सर अभी कॉलेज में है, वो मेंस के लिए स्टार्ट करना चाहते हैं, तो कोई बुक्स अगर आप उनके लिए बता सकते हैं कि ये बेसिक फाउंडेशन बनाने के लिए बुक आप पढ़ सकते हैं? हाँ, अरुण कात्यायन की बुक है बेसिक्स ऑफ हम्म। एग्रीकल्चर, वो मैंने पढ़ी थी, पर मैं ऐसा इतना डीप में नहीं पढ़ी थी। जैसा अच्छा, अच्छा। फंडामेंटल क्लियर करने के लिए अच्छी बुक है वो। और हम्म। नेमरा सुंदा है, उसमें फैक्ट ज्यादा है। फिर ईगल हम्म। विजन नाम का एक है, हाँ, उसके भी हाँ। अच्छे, वो भी अच्छी बुक है। तो वो बुक्स है, पर मैं सजेस्ट करूंगा कि किसी क्लास के नोट्स लो। वो जो एग्जाम को आएगा वही देंगे क्लास के नोट्स में। अगर इस यस, यस। बुक में वो एग्जाम फोकस नहीं होता, इस बुक में नॉलेज फोकस होता है, और अपने को तो सिर्फ हम्म। एग्जाम निकालने से मतलब होता है। हम्म। और इस बार सर आप अपीयर किए थे, पिछली बार भी आप अपीयर हुए थे मेंस में? हाँ, मेंस के लिए मैं क्वालिफाई था, पर मेंस क्वालिफाई नहीं हो पाया। तो सर आप डिफिकल्टी लेवल कैसा रहा? पिछले साल भी आपने एग्जाम दिया था, इस साल भी पेपर का क्या आपका लेवल पता चला? हाँ, पिछले साल एग्जाम बहुत आसान था, कट ऑफ भी हाई गया था, अच्छा, और अच्छा। पिछले साल का एग्जाम भी आसान था। और कट ऑफ एक पोस्ट भी कम थे पिछले साल, इस साल थोड़े पोस्ट हम्म। ज्यादा है, एग्जाम भी की लेवल भी हाई थे। पर हम्म। एक समझ में बात आ रही कि आईबीपीएस ट्रेंड चेंज कर रहा है अपना, सिर्फ बीएससी एग्रीकल्चर से वो अलाइड सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस कर रहा है। इवन यू हैव लिटिल नॉलेज ऑफ हम्म। basic knowledge of the allied subject, you will get good marks in mains exam. हम्म। तो अभी तो आप पीएनबी में सर सिलेक्शन हो गया, तो आपको सर पता है कैसा वर्कलोड वगैरह रहता है, कैसे जॉब प्रोफाइल रहती है? थोड़ा सा जो जो नए हैं स्टूडेंट उनके बारे में कुछ बता दीजिए। हाँ, जॉब प्रोफाइल हमें एग्रीकल्चर के लोन क्लियर करने पड़ते हैं, और हम्म। ऐसा ही ज्यादा ऐसा अभी मैं काम नहीं कर रहा उसमें, इसलिए ज्यादा पता नहीं है। पर अगर आप 2 साल अनएम्प्लॉयड हो, तो जो भी पोस्ट मिले ना, उससे खुश रहना चाहिए। वो तो है, कुछ तो रहना चाहिए। और काफी अच्छी पोस्ट है सर, ऐसा हाँ, भी नहीं। तो एक सवाल ये सबसे महत्वपूर्ण निकल के आता है सर, मेंस की प्रिपरेशन के लिए या फिर इंटरव्यू के लिए, प्री के लिए, आपने सभी चीजों को मैक्सिमम सेल्फ स्टडी से किया, और जबकि आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से था। तो अभी जो कोचिंगों का ट्रेंड शुरू हो रहा है, जो भी स्टूडेंट कॉलेज में है वो भी कोचिंग ज्वाइन कर ले रहे हैं, उनको लग रहा है कि टीचर कुछ अलग चीजें दे देगा उनको। आपका क्या नजरिया है इसको लेकर, और आप क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट को इसको बारे में, कि क्या बहुत पहले से डिपेंडेंट हो जाना है उस टीचर पे, उस कोचिंग पे, कि हमें भाई पैसे ले लो हमसे, हमको एफओ बना दो? क्या ये पॉसिबल है? अरे ऐसा नहीं होता। ये
पैसे देकर एएफओ बनना होता तो बहुत लोग बैठे होते एएफओ। ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी। हर क्लास बोलेगा ये मेरी क्लास का बच्चा है, ये मेरी क्लास का बच्चा है। अगर आप सिलेक्ट हो, अच्छे बैंक में सिलेक्ट हो गए, तो हर क्लास बोलेगा आपका। इवन दो आपने सिर्फ मॉक इंटरव्यू भी दिया होगा ना उसमें जाकर, तो भी वो ही बोलेंगे कि आपकी क्लास, हमारी क्लास का लड़का है। तो वो बात है कि वो मार्केटिंग स्ट्रेटजी कर रहे हैं, वो अपना प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अपने को ये व्यापार नहीं करना है, हम अपने को सिर्फ एएफओ का पोस्ट निकालना है। तो सेल्फ स्टडी बेस्ट है। अगर आप प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ जाते हो तो सेल्फ स्टडी बेस्ट है। कोचिंग के पीछे भागने से स्पून फीडिंग की आदत लगती है। और जो अगर आप एएफओ के एग्जाम का देखेंगे तो ये काफी हद तक बच्चों को डैमेज कर देती है। उनका खुद का स्टडी, खुद से स्टडी करने का पूरा हैबिट बदल देती है, पूरा नोट्स वगैरह निकालना वो। तो कोचिंग ये अपने प्रिपरेशन कल्चर के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है, ऐसा लगता है। क्योंकि इजीली नोट्स वगैरह सर इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आप किसी भी कॉलेज में हो, एग्रीकल्चर के, बीएससी में, बीटेक में, सीनियर से सारे नोट्स वगैरह मिल जाते हैं। आप थोड़ा सा समय निकालिए, सीनियर से गाइडेंस लीजिए। जो भी आपके सीनियर कॉलेज में पहले से क्रैक कर चुके हैं उनके साथ समय बिताइए, आपको सारी स्ट्रेटेजी पता चल जाती है। तो ये जरूरी नहीं है कि आप पहले ही उन पे डिपेंड हो जाएं। आप थोड़ा सा रिसर्च करिए, सिलेबस निकालिए, उसके अकॉर्डिंग जो भी बुक्स वगैरह हैं उस पे काम करिए। आपको टेलीग्राम पे सारी चीजें मिल जाती हैं, वहां से आप फ्री में इसकी स्टडी स्टार्ट कर सकते हैं। आप रेशियो देखोगे, जो पास आउट के नंबर्स हैं, जो भी क्रैक करते हैं स्टूडेंट, उनसे हर एक स्टूडेंट की इंटरव्यू देख लीजिए, केवल उनकी मेहनत रहती है। वो अपने खुद से नोट्स बनाते हैं, खुद से अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं, उस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, तब जाके उस एग्जाम को क्रैक कर पाते हैं। सर का भी पूरा एक्सपीरियंस इसी पे रहा है, और सर ने भी सेल्फ स्टडी करके इस एग्जाम को क्रैक किया है। तो इनको बुलाने का मेरा मकसद यही था। सर ने जो भी स्ट्रेटजी बताई मेंस के लिए, आप उसे जरूर से फॉलो करिए। और थोड़ा सा सर मेंस में एक चीज और बता सकते हैं, अगर आपके माइंड में आ रहा हो तो, क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से ज्यादा आए हैं, अगर आप मेंशन कर सकते हैं तो काफी बेटर रहेगा। जो भी स्टूडेंट तैयार करना चाहते हैं उस पर ज्यादा फोकस कर पाएंगे। भाई इस बार तो क्वेश्चन ज्यादा एक सब्जेक्ट से कोई किसी नहीं आए थे। इस बार तो फिशरीज से ज्यादा लग रहे थे या दूसरे अलग सब्जेक्ट से ज्यादा रहे। तो ऐसा नहीं है कि वो सब्जेक्ट अच्छे करने हैं, पर मेन रहता है कि मेन सब्जेक्ट कौन कौन सा करना। हाँ, मेन सब्जेक्ट में एग्रोनॉमी रहेगा, सॉइल साइंस रहेगा, हॉर्टिकल्चर रहेगा, एनिमल हस्बेंड्री रहेगा। मेरे लिए इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग मैथ सब प्रिपेयर किया था, एंथ्रोपैथो, ये 7 सब्जेक्ट रहते जो अच्छे से प्रिपेयर करना जरूरी है। बाद में जो अलर्ट सब्जेक्ट है उनको भी इस साल से तो यही पता चल रहा है कि अलर्ट सब्जेक्ट पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट पार्ट आपका इंटरव्यू वाला सेक्शन। तो इंटरव्यू के बारे में थोड़ा सा सर आप से जानना चाहते हैं कि किस किस टाइप का इंटरव्यू हुआ था, आपका लैंग्वेज क्या था उसमें, और किस किस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए थे। आज इस बार जो ट्रेंड देखा दिया, इस बार का जो एएफओ का एग्जाम हुआ है उसमें देखा गया है कि इंटरव्यू सबसे ज्यादा मैटर करता है। हम कितना भी स्कोर हाई कर ले, इंटरव्यू सबसे। मेरा 36 स्कोर था मेंस के लिए। मेरे साथ एक लड़का था जो 39 स्कोर था उसका, फिर भी उसका इंटरव्यू उसको एएफओ क्लियर नहीं हो पाया। तो वो मैटर नहीं है कि हम सोचते क्या है कि 80:20 रेशियो में है तो इंटरव्यू को थोड़ा कम इम्पोर्टेंस है। वो नहीं है भाई, इस साल पूरा चेंज हो गया है, इंटरव्यू मैटर करता है। मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस ठीक ठाक कह सकते हैं, इतना अच्छा नहीं, इतना बुरा भी नहीं था। मेरा इंटरव्यू इंग्लिश में हुआ था, 2-3 क्वेश्चन हिंदी में, 1-2 क्वेश्चन मराठी में थे। टोटल 7 पैनल मेंबर थे और उनमें एक लेडीज थी। तो इंटरव्यू का शुरुआत तो मेरे फैमिली बैकग्राउंड से हुई थी। बीच में कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो मुझे कुछ मालूम ही नहीं था। और एक मेंबर उसमें एक ऐसा साउथ से था, तो उसका एक्सेंट थोड़ा साउथ वाला था, तो वो जो बोल रहे वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो थोड़ा रूड लगा शायद मुझे, जो बोल रहा था उनको रूड लगा। और एक मैडम थी, तो मैडम तो खुश थी, उनको पूरे क्वेश्चन के आंसर देते। तो मेरा प्रिपरेशन अच्छा था इंटरव्यू का, पर मुझे ऐसा लग रहा था कि रूड गया। पर मेरा एक बात था कि मैं पूरे इंटरव्यू में एक छोटा स्माइल था, आराम से। और एक जो बात मैंने बताया नहीं,
पर मैंने एक क्लास का आंसर क्या आता है ना, तो उसे चेक किया था मेरा आंसर, तो मेरा स्कोर 42 कुछ तो जा रहा था, तो मैं एकदम रिलैक्स था। 42 स्कोर तो कन्वर्ट करके फिर भी 56 जाएगा, इंटरव्यू में 7-8 मार्क भी दिए तो आराम से हो जाएगा, ऐसा लग रहा था। तो रियलिटी बहुत अलग होती है भाई। स्कोर कार्ड आता है ना डायरेक्ट 42 से डायरेक्ट 36 तक, तो तब जब इंटरव्यू दे रहा था तब तो मालूम नहीं था अपना स्कोर कितना आता है। इसलिए तो मैं रिलैक्स था। वो शायद वो बात अच्छी हुई कि मैं रिलैक्स था इंटरव्यू के लिए, कि अपना होना ही है कैसा भी। अगर मेरा नहीं हो सकता, इतना कॉन्फिडेंस है कि अगर मेरा नहीं हो सकता तो किसी का भी नहीं हो सकता। तो इतना अच्छा प्रिपरेशन था। तो वो बात नहीं थी कि इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू को मैं थोड़ा नर्वस था वगैरह, इंटरव्यू में रिलैक्स था। और इंटरव्यू भी ऐसा जितना मैं चाहता था उतना अच्छा नहीं गया, पर ठीक ठाक गया। और मार्क्स जो आए वो मैं भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि इतने मार्क्स ऐसे दे। 17 मार्क्स में मुझे ठीक ठाक ही बोल सकते, यानी इतने बुरा भी नहीं, इतना अच्छा भी नहीं, पर 20 में से 17 मिले ना सर? हाँ 20 में। फिर तो अच्छा है, काफी अच्छा है। उसमें आपको क्वेश्चंस वगैरह किस टाइप के पूछे गए थे सर इंटरव्यू वगैरह में, कुछ याद है? एक बात बताना चाहूंगा कि हाँ। इंटरव्यू में क्वेश्चन जो मैं पढ़ा था जो AFO के लिए, उसमें से कुछ नहीं पूछा गया था। इंटरव्यू में पूरा अलग ही पूछा गया था। तो बहुत से क्वेश्चन मुझे आते नहीं थे। मैं एक टेलीग्राम पे एक पोल भी चल रहा था कि आपने कितनी बार सॉरी बोला था। उसमें एक कुछ ऑप्शन था, 1 बार, 2 बार, 3 बार। मैंने तो 7-8 बार बोला था सॉरी सर मुझे मालूम नहीं। तो ऐसा नहीं था कि आप कैसे आंसर देते हो, कितने आंसर देते हो, ये इम्पोर्टेंट नहीं होता। आप कैसे आंसर देते हो और आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या रहता है, वो इम्पोर्टेंट रहता है। और अगर आप रिलैक्स हो और पूरे सबको विश कर रहे हो, सबकी तरफ देख रहे हो, तो अच्छा मार्क्स मिलता है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस था। मेरा सेकंड इंटरव्यू था। जिस दिन इंटरव्यू थे ना, तो शायद 300-400 बच्चों का इंटरव्यू होता है एक दिन में, पर मेरा सेकंड था उस दिन। तो शायद वो भी एक एडवांटेज रहा होगा कि दिन में पहला 1-2 बार मुझसे पहले कोई किसी का असेसमेंट नहीं हुआ था, तो वो रहा था। चलो अच्छा हुआ तो अच्छा, थोड़ा अच्छा बोला तो अच्छे मार्क्स मिले, वो सब हुआ होगा। तो एक लास्ट क्वेश्चन रहेगा आपसे सर कि आप जूनियर्स जो अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं उनके लिए क्या आपका सजेशंस रहेगा, क्या एडवाइस देना चाहते हैं, टाइम मैनेज कैसे करें, इसके बारे में कुछ बताइए। जूनियर के लिए यही कहूंगा कि 5 महीने ज्यादा बहुत है AFO के लिए प्रिपरेशन के लिए अच्छे से। अगर आप हार्ड वर्क करना चाहते हो, आप टाइम बाउंड टारगेट पे कंप्लीट करोगे तो फिक्स होगा। दूसरी बात, कोचिंग के पीछे भागने से कोई टॉपर नहीं बनता। या टेलीग्राम के डिस्कशन ग्रुप में जाकर फिर एक ही क्वेश्चन डिस्कस करने बाद में कोई टॉपर नहीं बनता। और ना ही कोई उससे टॉपर बनता है कि चलो ये आज करना है, जो कल करेंगे उसमें क्या नहीं बात। तो अपने रिसोर्सेज कन्फाइंड रख के रिवीजन करते हुए रहते रहो। 5 मंथ बहुत ज्यादा है AFO की प्रिपरेशन के लिए, आराम से होता है। यस बिल्कुल। ओके, तो हमने तीनों पोर्शन कवर कर लिया है ऑलमोस्ट। तो आपका जो सर रिसोर्सेज था, आपने जो भी टेलीग्राम वगैरह फॉलो किया था, मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से स्टूडेंट जो भी चाहे फ्री रिसोर्सेज ले सकते हैं। आप मुझे भेज दीजिएगा लिंक, मैं वहां पे पिन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। तो उम्मीद करते हैं जो भी हमने चीजें बातें की, जो सर ने अपना एक्सपीरियंस बताया, स्टूडेंट को समझ में आया होगा। जो स्टडी करना चाहते हैं आप लोग के लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। एक बार सर का भी धन्यवाद करना चाहते हैं, उन्होंने अपना समय निकाला और अपनी जो स्ट्रैटेजी हमारे साथ शेयर की। सो थैंक यू सो मच सर, एंड वंस अगेन आपको बहुत बहुत बधाई AFO क्रैक करने के लिए। ओके, तो वीडियो को एंड करते हैं यहीं पे। तो मिलेंगे आपको एक नए टॉप टॉक्स एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।